तो है दोस्तों, ये जो हमारा रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका लेक्चर 2 है। तो ये हम लोग सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, आपको पता है एनटीपीसी के लिए। तो देखिए, पहले एक लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें। दोस्तों देखो, अगर आपको मतलब सच में एनटीपीसी क्वालिफाई करना है और आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएफ जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, ये उसमें आ चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोबारा भी आएंगे। इसीलिए हम लोग इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। इसमें वो क्वेश्चन है जो कई जगह आपने नहीं पढ़े होंगे और हो सकता है कई जगह पढ़े भी हों। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज इन मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि स्लैश एंड बर्न होता क्या है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऐसा होता है कि उसमें हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई ये जंगल है, यहाँ पेड़ लगे हैं, ठीक है, तो इन पेड़ को काट के इस ज़मीन पे खेती करी जाती है, उसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग से पूछा गया मध्य प्रदेश में क्या नाम है इसका, तो मध्य प्रदेश हम लोग देखते हैं इसका क्या नाम है। तो मध्य प्रदेश में इसका यहाँ पे आंसर होगा दहिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये जो है आपका दहिया, ठीक है। ये इसका जो है आंसर है मध्य प्रदेश में दहिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका स्लैश एंड बर्न का जो है और जगह पे भी कई सारे इसके नाम हैं स्लैश एंड बर्न के। अगर आप बात करें तो इसका एक नाम है बेवार, BEWAR। तो बेवार जो इसे बोला जाता है, बेवार भी इसे कहाँ बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। तो हमने इसके दो नाम देख लिए। मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न को दहिया बोला जाता है और बेवार बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं इसके। जैसे अगर हम लोग बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसके नाम हैं, हम लोग बात करते हैं पोडू, PODU, पोडू या पेंडा, ठीक है, PENDA, पेंडा, पोडू पेंडा। पोडू पेंडा ऐसे बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा भी इसके कई सारे नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। देखिए, शुगर कैन की जहाँ बात आए, यानी गन्ने की जहाँ भी बात आए, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गन्ने की जहाँ भी बात आएगी आपका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। 2023 के हिसाब से पूछे, चाहे 24 के हिसाब से पूछे, चाहे 25 के हिसाब से पूछे, आंसर आपका यूपी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 खाली इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इन तीनों का मतलब टर्म पूछा गया है कि चीफ जो मेन वाला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म क्या होता है। तो सिंपल सी बात है इसमें भाई, या तो वो 6 साल का उसका टर्म हो गया हो, जैसे हमारा 2000 में अगर मान लीजिए वो बना चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो 2006 आ गया हो, ठीक है। या क्या हो गया, वो 65 साल की उसकी एज हो गई हो। जो भी इनमें से पहले आ जाएगा उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका, ये कौन से, ये भी आ सकता है इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका, इलेक्शन कमीशन ये आपका कौन से उस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पार्ट 15 में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हुज फोर्सेज डिफीटेड नाना साहेब। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 1857 में हमारा रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, ये कहा था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। कि जो ये है इसका मतलब जो आपकी 1857 की लड़ाई है ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था इसको। और एक थे RC मजूमदार, ये भी ध्यान रखना है आपको, RC मजूमदार। ये सारी चीज़ें देखो पेपर में रेलवे में आई हुई हैं, आगे आपको मिलेंगी भी, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। RC मजूमदार इन्होंने कहा था कि ये जो है इंडिपेंडेंस की वॉर है ही नहीं, ठीक। विनायक दामोदर BD सावरकर ने क्या कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये 1857 की, विद्रोह जो है 1857 की जो क्रांति है वो पहला युद्ध है आज़ादी के लिए। और RC मजूमदार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वॉर और नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि नाना साहब को किसने हराया। भाई, अंग्रेज़ों से हम लोग हमारे देश के लोग लड़ाई कर रहे थे, तो नाना साहब लड़े थे कहाँ से, कानपुर से, ठीक है। कानपुर से नाना साहब के अलावा कौन थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब और तात्या टोपे।
तो अब इनकी लड़ाई हो रही है, तो इनको हराया किसने, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इनका रिवॉल्ट जो सप्रेस किया था वो मेजर जनरल हैवलॉक ने किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सॉरी गाइस, एक बार बैक करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, तो ये आपका मेजर जनरल हैवलॉक ने इसको, मेजर जनरल हैवलॉक ने आपका जो है नाना साहेब को कानपुर से हराया था, ठीक है, सप्रेस किया था रिवॉल्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। या एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, ये जनरल ह्यू ग्रोज ने क्या किया था, जनरल ह्यू ग्रोज ने आपका किया था झांसी को, यानी जो हमारी झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, उनको हराया था इन्होंने। और हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में, ये भी ध्यान रखना, एल से लॉरेंस, एल से लखनऊ, ठीक है। और जॉन निकोल्सन ने दिल्ली में, दिल्ली वाले को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको फिजिक्स आती है तो जल्दी से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें है 10⁻⁹ मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। ये जो ए के ऊपर ऐसे बना होता है डॉट, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और ये यूनिट है किसकी, लेंथ की, लेंथ नापने की, LENGTH, लेंथ नापने की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया 10⁻⁹ मीटर है, कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर दे रखा है, 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगर एक एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम पूछा गया है, तो एंगस्ट्रॉम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 10⁻⁹ मीटर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू डैश एंगस्ट्रॉम रखते हैं। अगर हमें पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग 10⁻⁻10 मीटर बनाना है तभी एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगा। तो इसे हम लोग अपॉन अगर हम लोग कर लें 10 से डिवाइड कर लें, यहाँ भी 10 लिख लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो 1 है प्लस की 1, मतलब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी 10⁻⁻10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1/10 एंगस्ट्रॉम हो गया, हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सी चीज़ देखिए, ध्यान समझिए, ये 10⁻⁹ है, यहाँ पे अगर हम लोग अपॉन 10 कर दें तो ये इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी -9 और -1 -10 हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। लेकिन जो हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ये इक्वल टू क्या होगा, 1/10 एंगस्ट्रॉम, हुआ या नहीं हुआ। तो 10⁻⁻10 1/10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या हुआ, और अभी मैंने बताया कि 10⁻⁻10 क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो 1/10 यानी क्या हो गया, इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में इस वाले 10 को, तो ये 10 आंसर आ जाएगा आपका। तो यानी ये फोर्थ वाला आपका आंसर आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर कॉटन और रबड़ को रब कर दो, एक आपके पास कॉटन है और एक रबड़ है, ये कॉटन है ये रबड़ है, इसको रब कर दो आपस में, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको थोड़ा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। ये जो आपका कॉटन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और रबर पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। कॉटन पे प्लस चार्ज, देखिए कॉटन जब आप लिखेंगे तो उस पर जब टी बनाएंगे तो प्लस का साइन भी आएगा, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि कॉटन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और रबर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से कि 22 अक्टूबर 2024 में रिजर्व बैंक ने अपनी जो ऑल्टर लिस्ट है उसको अपडेट किया, तो उसमें कितने अनऑथराइज्ड फॉरेक्स को, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऐड किया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिजर्व बैंक ने, पहली बात तो महीना भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन सीधे रेलवे में महीने से, मंथ से पूछ लेते हैं कि कौन सा मंथ को ऐसा किया। तो ऑल्टर लिस्ट को अपडेट किया, पहली बात तो आरबीआई ने ऑल्टर लिस्ट को अपडेट किया, ठीक है, ऑल्टर लिस्ट को अपडेट किया। और इसको इसने और क्या किया इसने, आरबीआई ने ऑल्टर लिस्ट में कितने अनऑथराइज फॉरेस्ट जोड़े, तो 13 जोड़े हैं, कितने 13, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका आंसर हो गया 13, कि 13 आपके जो अनऑथराइज फॉरेस्ट चीज प्लेटफॉर्म है उनको जोड़ा है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आरबीआई जो है, आरबीआई बनी कब है, 1 अप्रैल 1935 को बनी है, ठीक है, ये आरबीआई का फॉर्मेशन डे है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। जैसे आरबीआई बनी तो 1935 में थी, लेकिन एक्ट आया था आरबीआई का 1934 में, 1 साल पहले आरबीआई एक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था।
और क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी आरबीआई का नेशनलाइज कब हुई थी आरबीआई, तो हुई थी 1949 में। आरबीआई के साथ कई सारी बैंकें नेशनलाइज हो गई थी, ठीक है, नेशनलाइज हो गई थी यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। ये एक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके थ्रू ऐसा हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1949 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट। भाई तुम्हारे पास स्किल्स हैं, जॉब भी है, लेकिन तुमने सीखा है कंप्यूटर, जॉब मांग रहा है आईटीआई वाला, तो क्या है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जॉब का, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये कैसा काम है कि जब जॉब और स्किल मिलती नहीं है तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके जो है आज के क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है। तो आपका क्वेश्चन है ये, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। ये देखिए आपने, मुझे लग रहा कि किसी चैनल में अभी पढ़ाया गया होगा ये क्वेश्चन। ये स्टैटिक का भी कह सकते हो आप और इम्पॉर्टेंट एक्ट का भी कह सकते हो। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरियाज़, ये एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1982 में। देखिए मैंने इसे कैसे ध्यान रखा था, मैंने ये देखा था कि चिल्ड्रन है लास्ट में, कि वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो एक वुमेन के 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो लास्ट में तो आएगा 2। बाकी का आप तो कभी ऐसा होगा कि पेपर में आप देख सकते हैं इसमें एक किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 2 नहीं होते हैं, 2 नहीं है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1982 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप बता देंगे कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी जो एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन एनटीपीसी में मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अगर आपको ना यकीन हो तो आप टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हैं कि आरपीएफ के क्वेश्चन सीधे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।